गुड इवनिंग सभी लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा हम केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं, जिसका मैंने आपको 3 वीडियो बना के दे दिया है। 3 वीडियो अपलोडेड है। आज जो हमारा है वो ये चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो में जो मैंने 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किताब के हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो आप उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप देख सकते हो कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और जब कोई रिएक्शन होता है तो वहां पर हमारा कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और कोई सब्सटेंस रिड्यूस होता है। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, बशर्ते वो रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन हो। तो यहां हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। ये एक ट्रिक है, एक तरह से आप इसको याद रख सकते हो। बहुत अच्छा बात है अगर आप इसको याद रखोगे तो यहां देखिए, एमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। 4 5 4 6 ये बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। आपने पढ़ा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहां देखिए, यहां पर एमोनिया नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन। क्या हुआ यहां पर नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन रिमूव किया और ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। 2 काम इसने किया। क्या क्या किया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए ये दोनों किस में होते हैं? ये दोनों होते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां देखिए O2 से क्या बन गया? ये वाटर। मतलब यहां ऑक्सीजन था और यहां ऑक्सीजन से क्या बन गया? वाटर। तो इसका हो रहा है रिडक्शन। क्यों रिडक्शन हो रहा है भाई? क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो बताइए आपको क्या बताना है? आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहला का आंसर होगा NH3। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज? बहुत अच्छा बात है ये। एमोनिया प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। तो एमोनिया में NH3 है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, यहां नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। मतलब 2 चीज हुआ, एक तो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, दूसरा ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो भाई इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां जो ये वाटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां जाके वाटर बन जा रहा है। मतलब क्या हुआ है? यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। अब जहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे रिडक्शन। क्योंकि यहां ऑक्सीजन था, यहां H2O हो गया, O2 के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो अगर O2 के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन। अब बताइए आपको क्या बताना है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहा जाता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एमोनिया का। तो आंसर ये है। मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा आपको। अब यहां देखिए दूसरे वाले में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 बन गया भैया Fe। Fe2O3 बन गया Fe। मतलब यहां हुआ है इसका रिडक्शन। अब आप बोलोगे क्यों रिडक्शन हुआ है भाई? क्योंकि आयरन के साथ ऑक्सीजन था और वहां पे सिर्फ आयरन बच रहा है, तो इसका हो गया रिडक्शन। और यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड था
और ये जाके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन एक और ऑक्सीजन दो है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और ये क्यों रिडक्शन? यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो बताइए यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। Is it clear to everyone? Why carbon monoxide is the reducing agent? Because carbon monoxide is undergoing oxidation. Addition of oxygen is taking place. CO बन रहा है CO2 और यहाँ Fe2O3 बन रहा है Fe, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है। तो बताइए अगर इन दो सवाल में मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो पहला वाला केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 है। आप याद करिए जब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताया था, उसमें ऑक्सीजन भी आता है। तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां जाकर पहला क्वेश्चन खत्म होता है। यहां देखिए कॉपर सल्फेट, यहां पे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। यहां देखिए जिंक ने क्या किया, जिंक अकेले था, जिंक ने ऑक्सीजन ऐड कर लिया। तो ऑक्सीजन ऐड कर लिया मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पर कॉपर के साथ क्या है? सल्फेट है। वहां जाके देखो कॉपर क्या हो गया? अकेला। तो क्या हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन रिमूव किया, तो इसका हो जाएगा, बहुत सिंपल है, रिडक्शन। जिंक ने ऑक्सीजन ऐड कर लिया, जिंक जिंक सल्फेट बन गया तो ऑक्सीडेशन, कॉपर ने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसका रिडक्शन हुआ है? इज योर आंसर? दूसरे वाले में PbO3 लीड ऑक्साइड प्लस HCl, लीड क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, लीड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लीड क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर। अब बताइए यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखिए लीड के साथ ऑक्सीजन है, यहां लीड के साथ कोई नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसके टर्म में बात होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में। तो यहां पर लीड ऑक्साइड है PbO3, यहां पर PbCl2 है, मतलब लीड ने क्या किया? ऑक्सीजन का रिमूवल किया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और यहां पर HCl क्या बन गया भैया? यहां पर HCl क्या बन गया? यहां पर HCl बन गया, इसको देख सकते हैं, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? Pb3O4, ये आंसर है भाई। क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ? क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहां देखिए यहाँ HCl है, यहाँ HCl है, ये HCl आगे चल के Cl2 बन रहा है, मतलब HCl इज बिकमिंग Cl2, मतलब ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और एक चीज देखिए, HCl वहां जाके H2O बन रहा है, मतलब HCl वहां जाके H2O बन रहा है, मतलब क्लोरीन रिमूव कर रहा है, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब बोलेगा सर यहाँ पर क्लोरीन रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड भी तो कर रहा है, तो भैया ये भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना। तो हमारे तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें? यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये PbO3 PbCl2 बन गया, ऑक्सीजन का रिमूवल किया तो रिडक्शन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां HCl Cl2 दे रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, यहां HCl H2O दे रहा है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ही है, और इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, इससे बढ़िया ट्रिक और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, रिडक्शन जिसका होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिमाग में बात मत रखिएगा कि एक रिएक्शन में एक या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन हो सकते हैं, नहीं।
रिएक्टेंट्स में ही आपको चुनना है। आपका रिएक्टेंट में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है, रिएक्टेंट में ही रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है, रिएक्टेंट में ही रिडक्शन मौजूद है और रिएक्टेंट में ही ऑक्सीडेशन मौजूद है। और प्रोडक्ट में आपको नहीं देखना है, सारी चीजें आपको रिएक्टेंट में ही मिल जाएंगी। तो रिएक्टेंट में देना लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, नॉट ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। एक में मैंने लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको वर्ड में मिलेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक is reacted with sulfuric acid, what happens when zinc is reacted with hydrochloric acid, what happens when zinc reacts with nitric acid, what happens when zinc react with sodium chloride, what happens when zinc react with sodium hydroxide। मैंने वर्ड में नहीं लिखा, मैंने सीधा रिएक्शन लिख दिया है। इसको कंप्लीट करना है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमें देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक liberates hydrogen gas when reacted with dilute HCl, whereas copper does not. That means when you react zinc with HCl, they give ZnCl2 plus hydrogen gas, but when you react copper with HCl, they do not give any reaction, means they do not liberate hydrogen gas. Now the question is why? It is because the answer is zinc is more electropositive than hydrogen. Remember the एक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा। अगर आपको याद होगा तो हाइड्रोजन मैंने एक बैरियर बनाया था और हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट्स थे वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव थे और हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स थे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव थे। तो आप याद करिए कि हाइड्रोजन से नीचे कॉपर था और हाइड्रोजन से ऊपर जिंक था। दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने यहां लिखा है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है रिएक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं उनका रिएक्टिविटी कैसे चेक किया जाता है? वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकते हैं। तो जिंक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी रिलीज कर सकता है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है और ये एक टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं आंसर नहीं लिख रहा हूं, आप अपना आंसर खुद से लिख लीजिएगा। यह टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnCl2 बनता है और H2 गैस बाहर निकल जाता है। और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बिकॉज कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव than hydrogen, so there will be no displacement reaction। यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और यही है आपका आंसर। अब यहां देखिए 4 रिएक्शंस दिए गए हैं आपको। इन चारों रिएक्शंस को आपको कंप्लीट करना है। तो पहला रिएक्शन देखिए क्या है, Zn प्लस H2SO4। तो जिंक हाइड्रोजन को निकालेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। उसके बाद Zn प्लस, इसको कहा जाता है बच्चों नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मिलता है? तो नाइट्रिक एसिड के साथ ZnNO3(2), जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये जो है HNO3 जो है ये वेरी वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट एंड डाइल्यूट है। तो यहां पर जो ये केस है ये डाइल्यूट का केस है। उसके बाद Zn प्लस NaCl, नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि ये Zn Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। Why there is no reaction? Because sodium is more electropositive than zinc।
सोडियम जिंकेट, इसको सोडियम जिंकेट कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद एल्कली? इट गिव्स सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहां याद रखिएगा जो मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। अगर आप H2SO4 के साथ करिएगा तो सोडियम जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ऐसे टाइप के आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको सोडियम आपको मेटल एंड नॉन मेटल और एसिड बेस में मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मेटल एंड नॉन मेटल में मिलेंगे। तो ये सब रिएक्शन आपको पढ़ते जाना है, पढ़ के रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट कर पाइएगा। अब देखिए यहां पर मैंने फिर से लिख दिया है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भाई? तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो और उसमें रिडक्शन भी हो। याद रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कोई रिएक्शन रेडॉक्स नहीं कहलाएगा। उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना पड़ेगा एक साथ, तब जाके वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो अलग अलग रिएक्शन है। बट जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होने लगे एक ही रिएक्शन में, तो हम लोग उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहां देखिए मैंने 3 एग्जांपल लिखा है, प्लीज दिमाग में रखिएगा। दुनिया के सारे रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। वही रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो। अब जैसे यहां देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये, मैं आपको बता दूं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे भाई? जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जिंक ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब देखिए यहां पे जिंक वहां जाके क्या बन गया? तो वहां जाके बन गया जिंक सल्फेट। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये बन गया ऑक्सीडेशन, और ये कॉपर सल्फेट वहां जाके बन गया कॉपर, तो ये हो गया रिडक्शन। तो देखिए इस रिएक्शन में जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट का हो रहा है रिडक्शन। जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट का हो रहा है रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो ये हो गया बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी। यहां देखिए ये रिएक्शन आपको थर्माइट रिएक्शन में मिलेगा। आगे चल के जब हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो यहां आप लोग थर्माइट रिएक्शन पढ़ोगे। यहां पे एक चीज देख सकते हो कि ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, वहां जाके क्या बन गया? आयरन। तो ये इसमें क्या हुआ? रिडक्शन। क्यों हुआ भाई रिडक्शन? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है। एल्युमिनियम वहां जाके क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहां देखिए H2S वहां जाके क्या बन गया? H2O, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन तो ऑक्सीडेशन। यहां देखिए SO2 वहां जाके क्या बन गया? वहां जाके SO2 क्या बन गया? सिर्फ सल्फर बन गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? क्यों रिडक्शन कहेंगे भाई? क्योंकि यहां ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो देखिए ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगर मैं यहां पे पूछ दूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? CuSO4। तो CuSO4 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक। यहां अगर मैं पूछ दूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है? Fe2O3। तो Fe2O3। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? एल्युमिनियम, Al। कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है? SO2 हो गया। मैं पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S। मुझे लगता है कि अब तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि जिंक डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस कर रहा है। इसको आप थर्माइट रिएक्शन की तरह याद रखिएगा। और यहां पर एक और चीज लिख लीजिएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है
और थर्माइट रिएक्शन भी है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, H2SH निकल रहा है, H वहां चला जा रहा है सल्फर के साथ, तो यहां पर हमें बैलेंसिंग भी करनी है, बट ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। मगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या करता है, डिस्प्लेस किया जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो यहां से मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, सब क्लियर होता है। अब दो छोटे टॉपिक बचते हैं जिसे हमें अभी डिस्कस करना है इसके बाद। अब देखिए अपना हमारा जो अगला टॉपिक है, दो सिंपल टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर देना है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ इफेक्ट जो हमें अपने एवरीडे लाइफ में दिखाई देते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो जाएगा, ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा। ये सब जो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, रेस्पिरेशन है, ये सब जो है ये सब ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। मगर आज हमें उन दोनों का एक इफेक्ट देखना है। ये दोनों एग्जांपल्स हैं, ये सब जैसे फ्यूल बर्न करना, एलपीजी बर्न करना, कोल बर्न करना, ये सब एक एग्जांपल है। आयरन का रस्टिंग हो जाना भी एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन भी एक एग्जांपल है। मगर हमें यहाँ पढ़ना है इफेक्ट के बारे में। तो जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम लोग कोरोजन, और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। इन दो चीज के बारे में हमें समझना है। पहले वाले को कहते हैं कोरोजन और दूसरे वाले को कहते हैं रेंसिडिटी। तो चलिए पहले हम लोग कोरोजन के बारे में जानना शुरू करते हैं। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन का पहले डेफिनेशन लिखिए, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स due to their interaction with the environment slow destruction of metals due to their interaction with the environment is called corrosion। अब देखिए corrosion होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक आयरन है, ये आयरन का रॉड है, आपने इसको क्या किया, खुला रख दिया, स्पेस में रख दिया, बाहर रख दिया, पानी में रख दिया, छत पे रख दिया। तो आप देखना धीरे धीरे इसके ऊपर ना एक ब्राउन कोटिंग आना शुरू हो जाता है उस आयरन के ऊपर। यही जो ब्राउन कोटिंग है, यही वाला जो ब्राउन कोटिंग उस आयरन के ऊपर आना शुरू हो जाता है, इसी को कहा जाता है कोरोजन। या फिर आप कोई ऐसा आर्टिकल ले लीजिए जो सिल्वर है, आप सिल्वर आर्टिकल ले लीजिए, सिल्वर आर्टिकल आप ले लीजिएगा, उसको बहुत देर तक अगर आप बाहर छोड़ दीजिएगा तो देखिएगा वो अपना लस्टर खो देता है, लूजेस इट्स शाइनिंग, मतलब उसका चमक गायब हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी सिल्वर का चीज है, अगर आप उसको बाहर रख दीजिएगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रख दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि वो अपना शाइनिंग प्रॉपर्टी खो देता है। या फिर कॉपर और ब्रास को भी रख लीजिएगा, एल्युमिनियम रख लीजिएगा, कॉपर ले लीजिए, ब्रास ले लीजिए, एल्युमिनियम रख लीजिए, अगर इनको आप बाहर रख दीजिएगा बहुत ज्यादा देर तक, तो ये क्या करते हैं, इनका स्लो डिस्ट्रक्शन होता है जब ये इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। अब इन्वायरमेंट में वाटर है, एयर है, इन सब के साथ जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अब आयरन डिस्ट्रक्ट होता है ब्राउनी सरफेस से, उनके ऊपर ब्राउन होने लगते हैं, इसीलिए आयरन को पेंट किया जाता है। सिल्वर जो होता है इनके ऊपर, और जो आर्टिकल्स होते हैं उसका जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो चला जाता है। एल्युमिनियम का भी शाइनिंग प्रॉपर्टी चला जाता है, डल हो जाता है, शाइन अपना खो देता है। और ये कब होता है, जब, अब कोरोजन होने के लिए क्या क्या चाहिए, कोरोजन होने के लिए एयर या तो वाटर, ये दोनों एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोरोजन तभी होगा जब या तो वो एयर के कांटेक्ट में होगा या तो वो वाटर के कांटेक्ट में होगा। इन दोनों के कांटेक्ट में अगर वो आ गया तो उसका कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। किसका कोरोजन होता है, तो सिर्फ मेटल्स का कोरोजन होता है, ठीक है, मेटल्स का कोरोजन होता है। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, हाउ कैन यू प्रिवेंट, आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो,
तो एक हेडिंग लगा लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो पहला तो चीज है बाई पेंटिंग। आप आयरन को देखना, हर साल आप लोग उसको पेंट करते हो, ठीक है, या फिर बाई कोटिंग द मेटल विथ अनदर मेटल, मतलब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल कर देना। एग्जांपल, कोटिंग आयरन विथ जिंक, आयरन को कोट करना जिंक से। ब्रास विथ क्रोमियम, ब्रास को क्रोमियम से कोट करना। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपके पास एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर दूसरे वाले मेटल से कोट कर देना इलेक्ट्रोलाइसिस से, और या तो उसको पेंट कर देना, या फिर उस पर ऑयल अप्लाई कर देना। किसी भी चीज से आप उसको कर सकते हो। याद रखिएगा, इस टॉपिक को हम लोग फिर से चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिर से कोरोजन को। इसलिए अब यहाँ पर आपको बस इतना समझना है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल को जब हम लोग एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसका जो स्लो डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब देखिए, रेंसिडिटी बहुत सिंपल सा है। आप देखना, गर्मियों के दिन में, ज्यादातर गर्मियों के दिन में अगर आपने किसी चीज का सब्जी बनाया है सुबह के टाइम में, और अगर आप उसी सब्जी को शाम को या रात को या फिर अगले दिन खाने जाओगे, तो उस खाने में आपको एक खट्टा टाइप का टेस्ट आएगा और आप कहते हो कि वो सब्जी खराब हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है? सब्जी वो खराब क्यों हो गया? वो तो बंद था, किसी चीज में रखा हुआ था, ढक के रखा हुआ था, तो वो खराब क्यों हो गया? और उसी चीज को हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो उसका टेन्योर बढ़ जाता है, मतलब आप उसको एक दिन तक रख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिज में भी रखोगे तो 1-2 दिन बाद वो खाना खराब हो जाए। तो ऐसा क्या हो रहा है उस चीज में? या फिर आपने देखा होगा सिल्वर फॉयल, आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल, आपने देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल के पैकेट में खाना पैक करके ले जाया जाता है, या फिर एल्युमिनियम फॉयल में रोटी पैक कर दी जाती है ताकि ज्यादा देर तक टिक पाए। तो ऐसा क्यों होता है? वो खाना क्यों खराब होता है? इट इज दैट स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। That is defined rancidity is the natural oxidant, is the natural oxidative chemical degradation of oil, is the natural oxidative chemical degradation of oil. ये क्या करता है? खाने के टेस्ट को या स्मेल को बदल देता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट हैपेंस। ऐसा क्यों होता है कि खाना क्यों खराब हो जाता है? उसका जो ऑयल है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है। किसी भी खाने में जो ऑयल प्रेजेंट है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो कैसे होता है? इट इज ड्यू टू अ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है। रेंसिडिटी is due to a process of which converts esters present in the oil. ester एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि आगे जाकर पढ़ोगे। present in the oil into free fatty acids, by reacting with
एयर और मॉइस्चर। देखिए रेंसिडिटी क्या है? इट्स द नेचुरल ऑक्सीडेटिव केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है। इट कॉजेस अ चेंज इन टेस्ट और स्मेल इन द फूड, मतलब चेंज, फूड का स्मेल बदल जाता है और टेस्ट बदल जाता है। व्हाई इट हैपेंस? इट इज ड्यू टू अ प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है जिसमें जो आपके खाने में जो एस्टर प्रेजेंट है वो फैटी एसिड में बदल जाता है। सिंपल टर्म में याद रखिएगा, जो खाने में आपका एस्टर प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप है, वो फैटी एसिड में बदल जाता है। और देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये एस्टर फैटी एसिड में कब बदलता है? बाय रिएक्टिंग विथ एयर और मॉइस्चर। मतलब जब ये एयर या मॉइस्चर में से रिएक्ट कर जाएगा तब इसका एस्टर फैटी एसिड में बदल जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, खाने को बहुत टाइटली पैक किया जाता है। जैसे कि चिप्स भी आता है, बाकी बिस्किट्स आते हैं, देखना वो एकदम एयर टाइट कंटेनर में आते हैं, मतलब उसमें एयर अंदर भी नहीं जा सकता है, बाहर भी नहीं जा सकता है। आप एक चीज देखो, अगर कभी कभी आपने चिप्स खरीदा है और वो चिप्स डैम है तो पक्का कहीं ना कहीं से एयर अंदर चला गया है। वो एयर से या मॉइस्चर से, मॉइस्चर मतलब जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इन दोनों से अगर वो रिएक्ट कर गया तो पक्का वो खाना खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? रेंसिडिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस खाने में कुछ ना कुछ तो ऑयल जरूर होगा। अब आप बोलोगे सर जिसमें ऑयल नहीं हो जल्दी खराब नहीं होता है। हाँ ऑब्वियसली बात है, रोटी खराब होने में बहुत टाइम लगता है, चावल खराब होने में बहुत टाइम लगता है, मगर दाल में भी अगर तेल नहीं है तो खराब होने में टाइम लगेगा। मगर देखना सब्जी जल्दी खराब हो जाएगा, या फिर तला हुआ चीज जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल आ जाता है, और वो ऑयल ही जो है, वो ऑयल का जो एस्टर है वो फैटी एसिड में बदल जाता है। मगर कब बदलेगा? जब वो एयर या मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। जब तक आप उसको टाइटली पैक रखोगे, जैसे फ्रिज में जब रखा जाता है तो फ्रिज में क्या होता है, वो टाइटली पैक्ड होता है, उसको अच्छे से ढका जाता है, और फ्रिज क्या करता है, एयर और मॉइस्चर से रिएक्ट करने उतना नहीं देता है। या फिर जो वो खाना खराब होता है, जो एस्टर से फैटी एसिड में बदलने का जो रेट है वो फ्रिज कम करके रखता है, मतलब कम एस्टर फैटी एसिड में बदलता है, तो खाना खराब लेट से होता है। अब इसको कैसे बचाया जाए? हाउ टू प्रिवेंट इट? बाय एडिंग एन एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड स्टफ। by adding an antioxidant in the food stuff। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ कैन यू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो इसके लिए तो सबसे अच्छा चीज है कि आप कभी भी खाना रखो तो पैक्ड चीजों में रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, ताकि आप रेंसिडिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। और जितने भी चिप्स और बिस्किट्स आते हैं वो ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन गैस में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जो चिप्स आता है ना, चिप्स का जो पैकेट आता है उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं नाइट्रोजन गैस होता है। और इससे क्या होता है, आपका खाना लेट से खराब होता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, इसीलिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ना कि ऑक्सीजन गैस डाला जाता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन गैस रहेगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एयर से रिएक्ट करेगा और वो खराब हो जाएगा। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त होता है। यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, क्यों बैलेंस किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, क्या जरूरत है बैलेंस करने की। फिर हमने अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, ये सब हमने पढ़ लिया। यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। कोरोजन पढ़ लिया, कोरोजन क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी का मतलब है जब केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑयल और नेचुरल ऑक्सीडेटिव से। इसको बचाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यह है कि एयर टाइट कंटेनर में रखिए ताकि हवा अंदर बाहर ना जा पाए। और दूसरा तरीका है कि आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से ये होगा कि आपका खाना जो है वो लेट से खराब होगा। अब याद रखिएगा, आप यहां तक पहुंचने के बाद आप जब ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। चैप्टर 1 है आपका, ये चैप्टर 1 का पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ट्राई करिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आपका कोई क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहां पर हमारा चैप्टर 1 जो होता है वो होता है कंप्लीट, और जैसे कि आपको पता है कि मैं वहां चैप्टर 8 पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में जो 8 पढ़ा रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री का करीब करीब 60% खत्म हो गया है, 40% बचा हुआ है। तो अगर हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो अगला मेरा जो साइंस का क्लास होगा उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, क्योंकि केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया है। मैं फिजिक्स पढ़ाने के टाइम में 3, 4, 5, 6 दिन के बाद मैं एक डाउट क्लास करवाऊंगा, इस पे केमिस्ट्री वाला डाउट क्लास करवाऊंगा, जिसमें मैं अपने से कुछ क्वेश्चंस लाकर सॉल्व करवाऊंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो डाउट जितने भी हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा क्वेश्चन डाउट है। आप लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर ये, पेज नंबर ये, इस तरह से आप बता सकते हो। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व होंगे और अगला जो साइंस का क्लास होगा वो होगा परसों, और उसमें मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू होगा। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।